वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा कि जो एक रिलेशनशिप है, आप इसको अगर लीगल लैंग्वेज में कहेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के मुताबिक कहोगे तो होता है लेसर लेसी। तो ऑर्डिनरी जो एक लैंग्वेज प्रैक्टिस में है तो हम कहते हैं लैंडलॉर्ड टीनेंट जो रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या है, दो आज इशू डिस्कस होंगे, लीगल प्रिपोजिशन डिस्कस होंगे। तो वो क्या है, लीगल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस होंगे। एक तो है कि एक जनरल जो एक बात है और जो इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ जो इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले, उसके सेक्शन 116 थी, लॉ ऑफ एविडेंस आप ऐसे कह सकते हो। और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसकी सेक्शन अब 122 है। तो ये है, और एक और है इसी के साथ, इसी रिलेशनशिप में लेसर लेसी लैंडलॉर्ड टीनेंट। उसमें है ये जो होल्डिंग ओवर टीनेंट होता है, एक वो भी रिलेशनशिप में है। तो होल्डिंग ओवर टीनेंट, जो टीनेंट है, जो उसका जो टाइम पीरियड है, जो उनका एग्रीमेंट है, वो खत्म हो चुका है खत्म, अफ्लेक्स ऑफ टाइम, जो भी एग्रीमेंट के मुताबिक था, जैसे भी था। तो लेकिन थोड़ा मैं ऐड कर दूंगा, जब वो आगे लैंडलॉर्ड की मर्जी से वो आगे जो उसका था, जो रेंट था, वो देता रहा और इन कंटिन्यूटी रहा और लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट करता रहा। इसको बोलते हैं हम जे होल्डिंग ओवर। जे एक प्रक्रिया है, तरीकाकार है। तो इसमें आप समझा जाएगा कि जो टेनेंसी है वो रिन्यूअल हो गई है। वापस आता हूं किस पे, जे जो आपका जे सेक्शन 122 ऑफ बीएस से, जो अर्लियर 116 था, किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये दोनों रिलेशनशिप को क्या है, देखिए इसमें एक, हम जब लॉ स्कूल में पढ़ते थे, लॉर्ड बॉमन में पढ़ते थे, जब एकेडमिक साइड से हम स्टडी कर रहे थे, तो हमें यह सिखाया गया और उसकी एप्लीकेबिलिटी जब हमने प्रैक्टिस में की, एज ए जज की, एज ए एडवोकेट की, तो और अभी भी हम यही काम कर रहे हैं। तो एक मैं आपको, जो भी हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जुडिशियल सर्विस के लिए या सिविल सर्विस के लिए, या जो मैजिस्ट्रेट हैं, जजेस हैं, जो भी लीगल एकेडमिक हैं, वो कहते हैं, एक में है वंस ए टीनेंट इज ऑलवेज ए टीनेंट। तो टीनेंट के में आप डेफिनेशन में आप डाल सकते हो ये जो लाइसेंस और लाइसेंसर रिलेशनशिप है। तो मैं अब सबसे पहले ये जो मैंने बोला है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है। प्रिंसिपल एस्टॉपल क्या कहता है कि देखिए, जो लैंडलॉर्ड है उसको मानना पड़ेगा, किसको, टीनेंट को। एक बार टेनेंसी बिगिन हो गई, शुरू हो गई, चाहे किसी भी तरीके से हुई है, और वो एग्रीमेंट हुआ है, जो आपको जो कोई लीज डीड लिखी गई है, जहां कोई रेंट डीड लिखी गई है, जहां वर्बल तौर पे भी आपने इंडक्ट किया है लैंडलॉर्ड ने किसी टीनेंट को, और टीनेंट अगेंस्ट पे जो भी एग्रीड अमाउंट था वर्बल, तो वो देता रहा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो टीनेंट है, जब तक वो किराएदारी में है, जब तक वो टेनेंसी राइट्स एंजॉय कर रहा है एज ए लेसी, तो वो कभी भी डिनाइल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ये नहीं कह सकता कि इसका टाइटल नहीं है। तो अदरवाइज भी जो टाइटल का कोई कंसर्न नहीं है। जब अब लैंडलॉर्ड और टीनेंट को कंसर्न है कि उसको इंडक्ट किया गया एज ए टीनेंट, और उसको जो यूज एंड ऑक्यूपेशन है, जो प्रीमिसेस का है, शॉप है, हाउस है, या आपको ये याद रखना है कि टीनेंट कैन नॉट डिनाई द टाइटल, और ये नहीं कह सकता कि मैं इसका टाइटल नहीं, आई एम नॉट, और
आफ्टरवर्ड्स वो रिफ्यूट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसको करना है, मैं प्रोविजन में बढ़ूंगा तो जो मैं जुबानी बात कर रहा हूँ यू विल फाइंड इन जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उसके, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 116 और अब वो है 122 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम आते हैं तो क्या है, हाँ अपना जो भी उसका है टेनेंसी सरेंडर कर दे, उसके बाद अपना टाइटल अपना कुछ है एक जो पिटिशन पे है, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन एज ए टीनेंट कब है, क्योंकि वो कोई एग्रीमेंट है जो इंडक्ट किया गया है। तो अगर कोई डिस्प्यूट करता है तो टाइटल का तो अदरवाइज ही इज नॉट कंसर्न, टाइटल तो क्योंकि उसको सिर्फ पोजेशन एंजॉयमेंट के लिए दिया है, उसको कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ इस जो मैं बातें बोल रहा हूँ। तो अब भी एक और मैं बात बता दूं, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, जो ये लीगल प्रिपोजिशन, लीगल पॉइंट्स एंड लीगल इश्यूज हैं, इस पे मैं रेलेवेंट जजमेंट रिसेंट आई है वो भी डिस्कस करूंगा, ताकि मैं अक्सर करता हूँ साथ में एक जजमेंट, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो भी वो अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लें। इस जो प्रिपोजिशन है, लॉ पॉइंट्स हैं, तो जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, अब मैं पहले सबसे पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन पढ़ रहा हूं 122, क्या है, एस्टॉपल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। वही मैंने दोनों दे दिए थे, टीनेंट और लाइसेंसी। कोई लाइसेंस क्रिएट हुआ है तो लाइसेंसी, जहां टीनेंसी क्रिएट हुई तो जो ऑक्यूपेशन में है, पोजेशन में है, एज ए टीनेंट एज ए लाइसेंसी, दे कांट डिनाई, जो और प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल उनको रोकता है, टाइटल नहीं डिस्प्यूट करेगा उसका। और ये हम पढ़ेंगे आगे, नो टीनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टीनेंट, जो भी आगे उसका जो एलआर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी, जैसे मैंने बात की, टिल जब तक कंटिन्यूस एग्रीमेंट के मुताबिक रहती है, 1 साल की, 1 महीने की है, या अदरवाइज बुकेट नहीं करता पोजेशन, और एट एनी टाइम देयर आफ्टर बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंड ऑफ सच टीनेंट had at the beginning of tenancy a title to such immutable property, वो टाइटल डिस्प्यूट नहीं कर सकता है और खुद अपना टाइटल और किसी का टाइटल बिजबिज जो टीनेंट प्रिंसेस है नहीं रेफर कर सकता, नहीं क्लेम कर सकता। तो आगे सिमिलरली क्या है, जो दूसरा है, एंड नो पर्सन हु कम अपॉन एनी मूल प्रॉपर्टी बाय the license of a person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at that time when such license was given। तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएटेड ये आ गया कि लाइसेंसर भी का जो टाइटल है, जहां उसका जो पोजेशन है, वो डिनाई नहीं कर सकता अगर उसको एंजॉयमेंट के लिए, किसको, लाइसेंस को दिया है पर्सन, वो जो पोजेशन में है, जो लाइसेंसर है, अगर उसको एंजॉयमेंट के लिए दिया है कि उसको यूज उसको करने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए, तो वो डिनाई नहीं कर सकता है कि ये लाइसेंसर जो है इसका टाइटल नहीं है, इसका पोजेशन में डिनाई। क्योंकि इसमें एक और मैं बता दूं, लाइसेंसर और लाइसेंसर रिलेशन में एक, जब आप पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एकेडमिक साइड से, यू विल फाइंड कि पोजेशन जो होता है वो लाइसेंसर के पास हो रहता है। लीज में यही फर्क है, लीज जो हम आज बात कर रहे हैं, टेनेंसी जो क्रिएट की जाती है, तो पोजेशन किसको दिया जाता है, लेसी को दिया जाता है, टीनेंट को दिया जाता है। लेकिन जो लाइसेंस और लाइसेंसी के बीच में रिलेशन हो, तो जो एक जनरल प्रिजम्पशन है, लीगल प्रिजम्पशन है, लीगल जो प्रीपोजिशन है, वो लाइसेंसर के पास ही पोजेशन रहता है, सिर्फ उसका राइट होता है किसका, जो लाइसेंस टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी लाइसेंस की, उसके मुताबिक। तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा बात आपसे बात कर ली। तो ये आगे ये वाली,
तो इन शॉर्ट ये है। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारे पास केस है जिसका हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, तो इसमें काफी पुराना जो टेनेंसी राइट्स क्रिएट किए गए थे। तो लैंडलॉर्ड 1953 से टेनेंसी स्टार्ट हुई थी और एग्रीमेंट भी था रिलेटिंग टू, आप कह सकते हो, रेंट डीड भी थी। तो ये केस का टाइटल क्या है, ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल एंड एनदर। तो इसमें मैं फैक्ट थोड़े बता दूंगा। बोनाफाइड नेसेसिटी के लिए, कि पर्सनल नेसेसिटी के लिए एक सूट दायर हुआ, कहां पे, ट्रायल कोर्ट में। आप सूट कह सकते हो एविक्शन प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की, इनिशिएट की। तो ट्रायल कोर्ट ने वो, मैं बेसिस भी बनाता हूं ऑन व्हाट ग्राउंड्स, जो सूट डिसमिस कर दिया। जो प्रेयर थी, जो किसकी, आप कह सकते हो, जो लैंडलॉर्ड जो प्रेजेंटली था, प्लेंटिव था, इसकी भी बताएंगे फैक्ट्स कैसे। तो वो उसकी प्ली रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गया सूट। तो आफ्टर दैट अपील फाइल की गई। तो अपील में भी जो फर्स्ट अपील हुई वैसा ही रहा, अपहेड रहा मैटर। तो फिर ये मैटर सेकंड अपील में गया, तो सेकंड अपील में रिमांड हुआ मैटर ऑन सर्टन इश्यूज। फिर जब रिमांड केस आया, तो आफ्टरवर्ड्स जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट थी, तो उसने दोबारा वही जो फैसला था जो ट्रायल कोर्ट का था कि डिसमिसल ऑफ द सूट जो आपका, और वो बहाल रखा। तो फिर अब जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के बाद आया है वो जब हाई कोर्ट के ने जो आप कह सकते हो फाइनल एडजुडिकेशन दे दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जो ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल का केस है, ये एक SLP है, सिविल अपील कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इसमें जजमेंट रिसेंट पोस्ट में ही है, ये कोई ज्यादा 11 सितंबर 2025 को है ये जजमेंट आई है। और जस्टिस JK महेश्वरी साहब हैं, और दूसरे उनके साथ जस्टिस K विनोद चंद्रम साहब हैं जी। तो इसमें वही, मैं थोड़ा सा लॉ पॉइंट्स मैंने पहले ही कहे, लेकिन मैं अभी थोड़ा जजमेंट को पढ़ूंगा, जो की नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ताकि ये आ गया टीनेंट हु इंटर्ड प्रिंसेस। देखिए एक इसका ये है, ये क्वेश्चन है जो अंडर लैंडलॉर्ड्स रेंडिड, जे अभी मैं जो केस का रेफरेंस दिया उसका मैं पढ़ाऊंगा कि उसमें प्रीपोजिशन डिसाइड क्या हुई। कैन नॉट लेटर डिस्प्यूट हिज ओनरशिप, इनका टाइटल सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग है, और ये जजमेंट का लीगल प्रीपोजिशन, लीगल प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, जुडिशियल प्रेसिडेंट कह सकते हो, ये आया हुआ है रिलेटेड टू जो आप सेक्शन आप कह सकते हो 122 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या आप पहले वाली जो सेक्शन थी 116 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेपल प्लेज अगेंस्ट, वो टाइटल डिस्प्यूट नहीं कर सकता एक टीनेंट जो लैंडलॉर्ड जिसने इंडक्ट किया है। ने जैसे कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ए टीनेंट हु केम इनटू पोजेशन ऑफ टीनेंटेड प्रिमिसेस थ्रू ए रेंट डीड executed by landlord cannot subsequently challenge the landlord's ownership, उनके टाइटल, especially after having paid rent for decades। 1953 से चल रहा है जो टेनेंसी है, उसके आगे लीगल हियर्स हैं, प्लेंटिफ साइड से भी हैं, जो लैंडलॉर्ड साइड से हो, और जो आगे टीनेंट्स हैं उनकी साइड से भी। हुआ क्या इस केस में कि ये उन्होंने ये रेंट भी दिया है, किसको, जो प्लेंटिफ का हस्बैंड था, और इन कंटिन्यूटी जो रेंट रहा। ट्रायल कोर्ट, मैंने पहले बताया, ट्रायल कोर्ट डिसमिस द लैंडलॉर्ड सूट होल्डिंग दैट शी फेल्ड टू एस्टैब्लिश ओनरशिप। तो ओनरशिप का कंसर्न नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ देखने लैंडलॉर्ड और टेनेंसी राइट्स जो हैं और टेनेंट रिलेशनशिप है, बस लैंडलॉर्ड टेनेंट का। चलो समहाउ
ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी जो प्लेंटिफ के हस्बैंड की सूट थी ऑन द ग्राउंड कि ये इसमें जो, और उन्होंने कहा कि सस्पिशियस है ये बिल, तो बिल को सस्पिशियस भी होल्ड किया। द एपीलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट अफर्म द डिसमिसल इन शॉर्ट, concluding that tenancy was not validly atoned to plaintiff after landlord's death। एक और नई सिचुएशन आ गई कि अटॉर्न करना पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि अब मैं लीगल हियर हूं, अब मैं लैंडलॉर्ड हूं आपका, अटॉर्न करता हूं, आप अभी मुझे रेंट दो जो भी प्रीमिसेस का है, जो आप पहले जो डेथ हो गई है जिस लैंडलॉर्ड की, उसको अभी मुझे आप अपना लैंडलॉर्ड समझो। ये भी आया था कि ट्रायल कोर्ट ने ये भी पाया कि अटॉर्न नहीं किया था। तो ये रिगार्डिंग ये टेनेंसी, तो ये भी आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो जजमेंट्स थी जो भी थी, जैसे ट्रायल कोर्ट की थी, फिर एपीलेट कोर्ट की थी फर्स्ट, फिर सेकंड हाई कोर्ट में थी, जो सेकंड अपील आई, फिर जो रिमांड में भी एक बार हुआ है, सारे से कर दिया और रिवर्स कर दी सभी फाइंडिंग। और मैं इन शॉर्ट पहले बता देता हूं कि ये जो डिक्री हो गई और ऑर्डर हो गया किसको, जो कि जाएगा बाहर टेनेंट, उसको टाइम फ्रेम दे दिया, और जो रेंट ड्यू था उसका भी ऑर्डर हो गया। 6 मंथ आई थिंक दिया था एविक्शन का कि खाली करेगा जो भी है ये वाला, और उसको साथ में दे दिया प्रीमिसेस, टेनेंसी प्रीमिसेस, और जो एरिया था उसका टाइम आई थिंक 1 मंथ दिया था। आगे हम पढ़ेंगे, विल गेट इट कंफर्म नाउ। तो इन it noted that both the defendant and their father had been paying rent to रामजी दास since 1953, कि जो डिफेंडेंट साथ में आप किराया दे रहे हो, तो हमने जो पहले ही पढ़ा, तो आगे मैं वो भी जो मैंने पढ़ा है टीपीए का जो प्रोविजन है रेलवेंट बॉन्ड, वो भी 116 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो करता है होल्डिंग ओवर टेनेंट, उसका भी एक बात मैं बात उस पर भी करूंगा। तो द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ रामजी दास कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कोई डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट नहीं करता है, लेकिन ये डिफेंडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि रामदास मालिक नहीं था। सिंस द relinquishment deed and long standing rent payments clearly proved his ownership, तो एक कोर्ट ने ये भी एक दे दी फाइंडिंग कि भाई ऐसा नहीं है, इसके हक में डॉक्यूमेंट्स हैं, relinquishment deed है, और जो आप इसको कंटिन्यूटी में रेंट दे रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है उसकी ओनरशिप के रिलेटेड। तो फिर द कोर्ट आल्सो टुक नोट ऑफ ए 2018 प्रोवेट, वो भी एक प्रोवेट हुई थी, जो बिल को डिस्प्यूट किया था ट्रायल कोर्ट ने, उसके रिलेटेड जब अपील पेंडिंग थी तो प्रोवेट भी ली गई थी, कोर्ट भी। तो प्रोवेट में जब प्रोवेट आ गई तो उसको किसी ने असेल नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि ये वैलिडेट करती है कि बिल वैलिड है, अनलेस एंड अंडर कोई फाइंडिंग सिविल कोर्ट की नहीं आती। वंस द बिल हैज बीन प्रोवेटेड, the plaintiff claim derived through it attain the long sanctity, ये भी एक बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब ये फाइनलिटी है, और इसको सिविल साइड से किसी ने चैलेंज किया तो लॉ ये जो इसका है अटेन लीगल सैंक्टिटी, तो जो बिल है इसको वैलिड माना जाएगा। इन्होंने सिविल राइट्स भी इसमें डिसाइड कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस निस्बत भी फाइंडिंग दे दी, मतलब फाइनली मैटर जो फाइनली एजुकेट कर दिया, चाहे सिविल राइट्स थे, जहां इस किस्म के राइट्स थे जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के थे। फाइंडिंग दैट प्लेंटिफ एंड हर फैमिली वर एंगेज्ड इन स्वीट्स एंड सेवियर्स बिजनेस इन एडजस्टेंट शॉप एंड sought टू एक्सपैंड इट, वो बढ़ाना चाहते थे जो, ताकि एक और उन्होंने पर्सनल नेसेसिटी के बेसिस पे the disputed premises they were required to expand their business. The Supreme Court held that bona fide requirement was genuine. तो उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, एक्सपैंड करना है बिजनेस, जो लैंडलॉर्ड है, तो जो उसकी एडजेसेंट उसके पास प्रीमिसेस है, दूसरा ये जो शॉप रूम था छोटा,
जिसको वो एविक्शन प्रोसीडिंग के लिए लैंडलॉर्ड ने अप्लाई किया था, सूट फाइल की थी ट्रायल कोर्ट के पास। द प्लेंटिफ इंटेंशन टू पार्टिसिपेट इन एंड ये भी एक आ गई बात, एक्सपैंड द फैमिली बिजनेस इनटू टेनेंटेड प्रीमिसेस, जो शॉप रूम जो रेफर किया गया है, स्टैंड एस्टैब्लिश्ड, ये भी एक बोनाफाइड नेसेसिटी का जो लैंडलॉर्ड का जो प्ली थी वो भी प्रूव कर दी। ये तो फिर क्या था, अलोइंग द अपील द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एविक्शन ऑफ द टेनेंट एंड डायरेक्टेड रिकवरी ऑफ द रेंट ऑफ एरिया। तो उन्होंने रेंट ही नहीं दिया कि भाई ये इसका टाइटल ही नहीं है। तो फ्रॉम जनवरी 2000 अंटिल द पोजेशन इज हैंडेड ओवर टू द लैंडलॉर्ड। तो 2000 से जो डिफेंडेंट्स थे, जो आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रेस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने किराया ही नहीं दिया, ओनली क्योंकि लिटिगेशन चल रही थी और ये डिनाई कर रहे थे उसका टाइटल। उस टाइम फ्रेम क्या किया, और विद इन 6 मंथ जो है द कोर्ट ग्रांटेड 6 months टाइम टू वेकेट, प्रोवाइडेड टेनेंट्स फाइल एन अंडरटेकिंग विद इन 2 months टू पे द एरियर्स विद इन 1 month एंड सरेंडर पोजेशन विद इन 6 months। 6 month का उन्होंने टाइम दे दिया, फ्रेम दे दिया, और कि आप ये आपको हम वक्त देते हैं ये खाली करने का और साथ ही एरियर्स पेमेंट का। तो इन एब्सेंस ऑफ सच एन अंडरटेकिंग द प्लेंटिफ वुड बी एंटाइटल्ड टू सीक समरी एविक्शन। अगर ये कंप्लायंस नहीं करता है तो ये समरी प्रोसीजर जैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट आ चुकी है, तो जो भी लीगल रेमेडी अवेलेबल है टू हैव द एग्जीक्यूशन, ये जो इसका जो ऑर्डर है एनफोर्सबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, समरी अडॉप्ट करके द लैंडलॉर्ड कैन टेक द पोजेशन of the tenanted premises as well as the area of the land। ये आ गया आपके सामने। तो ये जो मैंने कहा होल्डिंग ऑफ ओवर टेनेंट, तो ये क्या होता है कि जो प्रेमिसेस में है, जैसे इसका मैं आप पढ़ दूंगा थोड़ा सा, ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, ये सेक्शन 116 ही है। तो मैंने पहले कहा इफ लीज और अंडर लीज ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स इन पोजेशन ऑफ देयरऑफ, अगर लेसी है जहां उसके नीचे सबलेट हुआ है, अंडर लेसी है तो पोजेशन में है आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, जब लीज अफ्लक्स ऑफ टाइम से हो गई है, खत्म हो गई है, जैसे भी हो गई है, डिटर्मिन हो गई है, एंड द लेसर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव accepts rent from the lessee or under lessee or otherwise assents to his continuing in possession, mean as a tenant। तो क्या हो जाएगा, उसको क्या रेफर किया, the lease is in absence of agreement to the contrary। अगर कोई एग्रीमेंट है कि नहीं, तो अदरवाइज क्या समझेगा कि ये जो टेनेंसी है रिन्यूड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये नेचर ऑफ द टेनेंसी है जो आपको मैंने पहले ही बताया 106 देखना है, और फ्रॉम मंथ्स टू मंथ अकॉर्डिंग टू द पर्पस। पर्पस क्या है टेनेंसी का, फॉर विच प्रॉपर्टी इज लीज्ड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो एक तो जर्नल है, मैं दोबारा रिपीट कर, वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, तो एक वो वाली प्रीपोजिशन। दूसरा ये है कि अगर डिटरमिन हो गई है जी टेनेंसी जो फ्लेक्स ऑफ टाइम जहाँ इन एनी मैनर खुद, तो लेकिन पोजेशन में रहता है टेनेंट, और जो एक्सेप्ट कर लेता है कौन, लैंडलॉर्ड, जो उसके प्रिंसेस का जो रेंट होता है, जहाँ जो उसके लीगल हियर कर लेते हैं, जो आगे है, जैसे इस केस में थे 1953 से वो कंटिन्यूटी में है, तो जे होल्डिंग ओवर टेनेंट इसको आप कह सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट जो ओरिजिनल लिखा गया होगा रेंट डीड, जहाँ आप कह सकते हो लीज डीड, वो काफी पुरानी होगी, तो जो लेकिन उसके बाद दे रहे हैं, तो उसको जो ये होल्डिंग ओवर टेनेंट इसको समझा जाएगा और न्यू लॉ होगा। तो लेकिन टेनेंट की जो स्टेटस है इट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो अपने आप को कुछ और नहीं रेफर कर सकता,
वो अपने आप को टाइटल कहता है कि हाँ अनलेस एंड कोई प्रक्रिया हो, अगर वो जो ओनरशिप राइट्स खरीद ले, उसी से मालिक से जो भी हैं, और जो एक सेल डीड लिख जाए, जो एक तरीकाकार है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए स्टेटस में, अदरवाइज ऑन दैट बेसिस टीनेंट का टाइटल टाइटल कभी नहीं बदल सकता। उसका ओनरशिप में या और किसी किस्म में उसका स्टेटस वही रहेगा एज ए टीनेंट। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। आज के लिए हमने बात की सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब है वो सेक्शन 122 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और सेक्शन 16 जो मैंने एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो होल्डिंग ओवर, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, जो उसकी रिन्यूअल हो जाता है अगर कंटिन्यूटी में रहता है प्रिंसिपल में, चाहे उसका डिटरमिन हो गई हो लीज जो भी पीरियड है बाई वे ऑफ फ्लेक्स ऑफ टाइम, तो अगर उसका जो लैंडलॉर्ड है वो जो रेंट लेता रहता है टेनेंट प्रेमिसेस का, तो वो एक रिन्यूअल समझी जाएगी टेनेंसी को। मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।